हाय हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग के पास जो टॉपिक है प्यारो, दैट इज़ द गॉस लॉ। ये लॉ है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत हुई है, जुमा जुमा 5-6 लेक्चर ही हुए हैं। और दूसरा ये लॉ है महत्वपूर्ण जो हमारे सामने आ गया। हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा। हमने एक तरह से ये भी कहा कि कुछ चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हमेशा लिया जाता है। फिर उस समय पता चला कि पॉजिटिव चार्जों के चारों तरफ एक फील्ड होती है। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स महसूस करता है। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एक तरह के नियम ही तो हैं। अब इन सब नियमों से भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक नियम आ गया। फिर एक और लॉ हमारे सामने आ गया, गॉस लॉ। एक फिलॉसफी के समझें, आखिर हम नियम क्यों बनाते हैं, किसी भी तरह का लॉ का मेन पर्पस क्या होता है। तो एक इसका सीधा सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि नियम जो होते हैं वो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं। अगर हम बहुत ही मोटे तौर पे कहें, फॉर एग्जाम्पल सड़क पर चलने के जो नियम है, सड़क पर चलने के जो नियम हैं वो क्यों है? ताकि सड़क पे चलना आसान हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, हमारे जुडिशरी सिस्टम में इतने नियम क्यों हैं? ताकि इस देश में रहना आसान हो। तो नियम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए होते हैं, एक रेगुलरिटी लाने के लिए होते हैं, एक तरह से ईजीनेस के लिए होते हैं। तो गॉस लॉ भी वैसा ही है। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास कूलम लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, तो गॉस लॉ आकर के उस प्रोसेस को और आसान कर देता है। क्योंकि कूलम का जो लॉ है वो शुरुआती कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहता है कि जैसे पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि भाई अगर पॉइंट चार्ज कंडीशन नहीं आपकी सेटिस्फाई हो रही है, देन आप गॉस लॉ को वहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको थोड़ा और रिगरस मेथड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गॉस क्या करते हैं, गॉस एक मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिक्स में सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और गॉस ज्योमेट्री के बहुत बड़े विज्ञान मैथमेटिशियन थे। तो उनको ज्योमेट्री और सिमेट्री इसका बखूबी नॉलेज थी। तो उन्होंने अपनी इसी सिमेट्री, इसी ज्योमेट्री के नॉलेज का इस्तेमाल किया और एक ऐसा लॉ हमारे सामने रखा जिससे कि हम किन्हीं खास कंडीशंस में कूलम लॉ के कंपैरिजन में बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, तो आप फोर्सेस को भी वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक चाबी है, आपके हाथ लगी, फिर आप उससे जुड़ी हुई और जो क्वांटिटीज़ हैं उनके तरफ आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सो द मेन पर्पज ऑफ गॉस लॉ इज़ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल होता है। इसमें हम एक क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। और इस तरह से गॉस लॉ ज्योमेट्री के सिमेट्री का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमारे सामने एक ईजी मेथड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। स्टेटमेंट की तरफ देखें तो लिखा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहें तो यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज दिस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाई दैट क्लोज सरफेस। यहाँ पे कुछ वर्ड बार बार आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस को नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह के सिमेट्रिक सरफेस है, क्लोज सरफेस की बात गॉस ने इसलिए की थी बिकॉज गॉस ऑलरेडी जानते थे कि सिमेट्री का कितना रोल होता है और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मैथमेटिक्स में कितना बड़ा रोल होता है। और उन्होंने उस रोल को फिजिक्स में अप्लाई किया था एक तरह से। तो गॉस लॉ इर्द गिर्द घूमता है एक क्लोज सरफेस के। तो आपके पास, अगर आप इस डायग्राम को देखें, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप सेंटर पे देख रहे हो कि सेंटर पर आपके कुछ चार्जेस हैं। क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमने उसको, ये जो आप पर्पल कलर की लाइन देख रहे हो, ये एक तरह का क्लोज सरफेस है। बिल्कुल मैंने परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाया है, लेकिन हमने एक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश की है। अब आपका चार्ज चूंकि क्लोज सरफेस के अंदर है, तो क्लोज सरफेस से होती हुई आपकी इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस है जो कि बाहर की तरफ जा रही है। जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर निकलती हुई कही जाती हैं। तो आपने जो चार्ज क्यू घेर रखा है इस सरफेस के द्वारा, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस आपको मालूम है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक लाइन हर तरफ निकल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखो इस गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा अगर आपने एरिया एलिमेंट लिया होता, तो उस एरिया एलिमेंट की वैल्यू ds होती, उस एरिया एलिमेंट की वैल्यू ds होती, तो इस ds से कितना फ्लक्स निकल रहा होता, E डॉट ds। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो या फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेक्टर का और जो एरिया की वैल्यू है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आता है आपका। लेकिन आप ये मान सकते हो कि पूरा गॉसियन सरफेस इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सरफेसेस से मिल के बना है।
तो अगर आप पूरे सरफेस से मतलब चारों तरफ देखो, यहाँ 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 चारों तरफ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से कितना निकल रहा है, उसको कैलकुलेट करना हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई ई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई डॉट डी एस। अब गॉस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना चार्ज घेर रखा है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया इस क्लोज सरफेस से, तो सिर्फ आप इस कैलकुलेशन से जितना चार्ज उसके अंदर घिरा है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। भाई आप क्या करो, इस एप्सिलॉन नॉट को फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करके प्यारो आप उस सरफेस के अंदर जो चार्ज घेरा गया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ एक कैच पॉइंट है, यहाँ कैच पॉइंट ये है कि बाकी अगर इर्द गिर्द और भी चार्जेस, जैसे यहाँ पे देखो Q1, Q2, Q3 और भी चार्जेस हैं, तो हमें इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो गॉस लॉ केवल अप्लाई होता है उस चार्ज के ऊपर जिसको आपने किसी क्लोज सरफेस से घेर रखा है और आपको उस क्लोज सरफेस से निकलने वाले या अंदर भीतर जाने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी मालूम है। और यही इसकी पावर भी है, इसकी कमजोरी भी है। पावर इन सेंस कि अगर आपको इस क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम है तो आप सिंपली उससे आप उस सरफेस ने कितना चार्ज घेर रखा है आप निकाल सकते हो। कमजोरी इसकी यह है कि भाई अगल बगल भी तो चार्जेस हैं, उनका भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन हम उनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गॉस लॉ से कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको उन चार्जों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको फिर एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि इन सारे चार्जों को घेरे। तो अगर वो गॉसियन सरफेस इन सारे चार्जों घेरेगा तब जाकर के हम इन चार्जों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि नया होगा उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इस टोटल चार्ज की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां हम इस वैरायटी को कंसीडर करेंगे कि हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज के पूरे समूह को घेर लिया है गॉसियन सरफेस से और फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। दैट इज़ द फ्यूचर प्लान। तो फिलहाल आपके पास इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई डॉट डी एस और राइट साइड में आपके पास है चार्ज इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर आप एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना चार्ज उस सरफेस ने घेर रखा है ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगेन मैं बार बार गॉस का नाम ले रहा हूँ, तो गॉस जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत उम्दा मैथमेटिशियन थे, लगभग फिजिक्स में जो स्थान आइंस्टीन का है उससे किसी भी लिहाज से कम स्थान इंपॉर्टेंट गॉस का नहीं है। तो गॉस ने अपनी इस लॉ को, जो कि इंटीग्रल फॉर्म में था, आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रल लिखा गया है, तो इंटीग्रल फॉर्म में था, लेकिन जब उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका फॉर्मूला इस तरह से आ गया, डेल डॉट ई, या डेल डॉट ई को हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। ये कहने का तरीका होता है, ये रूल है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कितना चार्ज और जितने वॉल्यूम में है वो उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे आप इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिखें, ऊपर लिखा है इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस इज चार्ज इंक्लोज्ड, या आप लिखें डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। अगर हम इस एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डाइवर्जेंस तो ऑपरेटर है। अब देखो यहाँ पर जो डेल है ये क्या होता है? डेल बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव एक्स आई कैप पार्शियल वाई जे कैप पार्शियल जेड के कैप, ये होती है डेल की वैल्यू। तो ये तो इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर मतलब होता है ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है और फिर फंक्शन से कोई वैल्यू निकाल के हमको देता है। तो आपका जो एप्सिलॉन नॉट है वो ई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। अब नेचुरली क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एक नंबर होता है, किसी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिर्फ वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट को ई से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास एक वेक्टर आ जाता है डी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। हालांकि अभी हम उसके नाम के बारे में बात नहीं करें, अभी हम उसके नाम के कारण, इस नामकरण का कारण क्या है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आने वाले समय में जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखनी होगी तब हम इसके नाम का कारण समझेंगे। तो फिलहाल अभी इसको आप एक नाम की तरह से रखिए कि डी एक वेक्टर है जो कि ई में एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो इस तरह से आपके पास डेल डॉट ई बराबर रो, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसे कहा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो होता है डेल डॉट डी बराबर रो, या आप ऐसे लिख सकते हो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो अब हमारे पास
फ्री, अब हमारे पास पॉइंट चार्ज से थोड़ा सा बढ़ के बात होगी। ऐसा नहीं कि चार्ज हमेशा किसी पॉइंट पे किसी छोटी जगह पर ही होंगे, हो सकता है आपका चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ऐसा हो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक लाइन में लगे हुए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं, पता नहीं, सिचुएशन टू सिचुएशन की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक स्कॉलरली प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि मान लो ऐसा हुआ कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि एक के पीछे एक लगे हैं। आप ये कह सकते हो कि इन पर रिपल्सन लगेगा, कोलम्बिक रिपल्सन है, कैसे हो पाएंगे, बस मैं वही कह रहा हूँ। मान लो सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम के नज़रिए से देखो, तो अगर आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक के पीछे एक लगे हैं और कहाँ तक लगे हैं, इनफाइनाइट तक, तो आपके पास एक इनफाइनाइट लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लाइन क्योंकि एक लाइन में लगे हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही दिशा है क्योंकि एक्स में ही फैले हुए हैं लंबी दूरी तक। तो ऐसी स्थिति में आप एक लेमडा को डिफाइन करोगे। आप डिफाइन करोगे लेमडा। लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मान लीजिए आप चूंकि इनफाइनाइट लेंथ का आपको नहीं मालूम कितना होगा, तो आपको जितनी लेंथ दिख रही, मान लो आपको एल लेंथ दिख रही है, आप वो कैलकुलेट कर लो। उस एल लेंथ में कितना चार्ज दिख रहा है, मान लो कैपिटल क्यू दिख रहा है चार्ज, वो कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप कैपिटल क्यू को इस एल से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, इसे कहा जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी। अब ये डेंसिटी वर्ड है जो यहाँ पर बार बार इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली आपने मैकेनिक्स में डेंसिटी कैसे पढ़ा है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। तो नॉर्मली मैकेनिक्स में जब भी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हम डेंसिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम ये डेंसिटी वर्ड कई जगहों पर इस्तेमाल करें, फ्री हैंड से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो, देखा हो कि जैसे डालडा जो होता था, डालडा एक कंपनी का वनस्पति घी था। डालडा एक कंपनी थी, रथ, डालडा, बावर्ची, फॉर्च्यून, ऐसे कंपनियाँ, वैसे कंपनी थी, बहुत फेमस था डालडा घी, डालडा वनस्पति घी। इतना फेमस था कि उसके बाद और भी तरह के कंपनियों के आए, रथ करके एक आता था, बावर्ची करके, बहुत सारे तरह के कंपनी आते थे, लेकिन लोग सबसे डालडा ही मांगते थे। तो होता क्या था, लोग कहते हैं भाई एक पैकेट डालडा दे दो। तो वो जो व्यक्ति होता है दुकानदार, वो उसको एक पैकेट किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट देता था। रथ का उसने एक पैकेट वनस्पति घी दे दिया, या बावर्ची का एक पैकेट वनस्पति घी दे दिया, लेकिन उसको सब डालडा ही कहते थे, बिकॉज वो नाम इतना ज़्यादा मुंह पे चढ़ चुका था कि उसको यूज होता था। वैसे यहाँ डेंसिटी है लाइन चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, बट लाइन चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही सरफेस चार्ज, अगर आपके जो चार्ज हैं वो एक दिशा में ना फैले होकर के दो दिशाओं में फैले हैं, एक्स में फैले हैं, वाई में फैले हैं, बी ब्रेड्थ है, एल लेंथ है, लंबाई चौड़ाई, तो एरिया में है, तो एक सरफेस क्रिएट हो सॉरी तो यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट हो रही है, तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम यहाँ पर एक सिग्मा इस्तेमाल करते हैं और टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया कहते हैं। ऐसे ही इसी क्रम में आपके चार्ज मान लो एक वॉल्यूम में घेरे गए हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। इस डायग्राम में आपके पास जो चार्ज है वो वॉल्यूम में है, तो ऐसी स्थिति में कितना चार्ज इसके अंदर है, Q, कितना इसका वॉल्यूम है, V। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम जब आप लोगे तो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज़ हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कम से कम इस स्तर पर जहाँ कि अभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, तो आपको लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। एक चीज़ यहाँ पर समझें आप कि क्या गॉस लॉ अगर मैं पढ़ लूँ तो क्या मुझे कूलम लॉ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी? क्या गॉस लॉ की जानकारी के आधार पर हम हर हालत में कूलम लॉ को नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट जरा समझें। गॉस लॉ इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कूलम लॉ, इट इज जस्ट ऑल्टरनेट ऑफ कूलम लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपके पास कई हालत में ऐसी ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो गॉस लॉ इस्तेमाल करो, चाहे तो कूलम लॉ इस्तेमाल करो। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरह का है, तो आपने गॉस लॉ को इस्तेमाल कर दिया, आपने सरफेस बनाई है एक आर्बिट्री सरफेस और उसमें गॉस लॉ को अप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम को कूलम लॉ से नहीं डिफाइन कर सकते। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगर आप चार्ज एलिमेंट में ब्रेक करके उसको थोड़ा सा और रिगरस करो, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, बट निकल आएगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि जहां आप एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो। तो आप कूलम लॉ को बैक साइड में रख करके थोड़ा ज़्यादा फास्ट मेथड से गॉस लॉ को यूज कर सकते हो। तो गॉस लॉ कूलम को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो उसका अल्टरनेट है। यू हैव चॉइस, आइदर डू बाय गॉस लॉ और बाय कूलम लॉ। इन सम सिचुएशन गॉस लॉ काम नहीं करता, कूलम लॉ से ही काम करना पड़ेगा। इन सम सिचुएशन कूलम लॉ
लंबा पड़ेगा, टेक्निकल पड़ेगा, मैथमेटिकली थोड़ा रिगरस होगा, गलती होने के चांस होंगे, तो आप कूलम लॉ की जगह पे गॉस लॉ को यूज कर सकते हो। तो याद रखना, रिप्लेसमेंट नहीं है, अल्टरनेट है। जैसे अब यहाँ पर आपके पास जो सिलेबस है उसमें ये कहा गया है कि गॉस लॉ आपने पढ़ लिया, तो गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस बताएं। भाई एप्लीकेशन बताओ, कहाँ एप्लीकेशन होता है, कैसे कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें से एक एप्लीकेशन ये भी है कि आपके पास कोई चार्ज स्फीयर है। अब हालांकि ये जो एप्लीकेशन होता है, ये सारा एप्लीकेशन आप जब डेरिवेशंस करते हो तो वहाँ पर इसका अंतर दिखाई पड़ता है। आप कूलम लॉ से चार्ज एक सॉलिड स्फीयर बनने की इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करो, और आप एक गॉस लॉ की हेल्प से सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेरिवेशन करोगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कैसे गॉस लॉ सक्सेसफुली ज़्यादा कम स्टेप में, ज़्यादा आसान तरीके से आपको आंसर दे देता है एज कम्पेयर टू द गॉस लॉ। लेकिन चूंकि हम डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में नहीं जा रहे हैं और डेरिवेशन को नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द मेथड द क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप को हम टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं सीधे तौर पे आपके पास फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सीधे तौर पे आपके पास वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिनका कि हमें यूज करना है, जिनको हमें थोड़ा समझना है अच्छे तरीके से। डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ हम फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर, इसे आपके पास ये डायग्राम जो दिख रहा है ये सॉलिड स्फीयर का है। सॉलिड स्फीयर में आपने कोई पॉइंट P ले लिया, P आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कोई पॉइंट है, और ये पूरा स्फीयर मतलब ठोस चार्ज का बना हुआ है। मान लो पॉजिटिव चार्ज का बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, ठोस होती है, अंदर से ठोस होती है। टेनिस की बॉल जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, शेल जैसी होती है। तो ये एक ठोस सॉलिड स्फीयर है, चार्जों से पूरा भरा हुआ है। तो बहुत सारे चार्ज हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहाँ कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो वो इस पूरे चार्जों के जो ठोस गोला है इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। तो अगर आपका पॉइंट R दूरी पर है, आपने सेंटर की बात करी, आप सेंटर है आपका O, सेंटर से R दूरी, स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो P स्फीयर से बाहर है। तो अगर आपको पॉइंट स्फीयर से बाहर है तो उस बाहर वाले पॉइंट से आप बैठोगे तो आपको पूरा स्फीयर दिखाई पड़ेगा। यानी अगर इस पूरे स्फीयर पे आपके पास Q चार्ज है तो बाहर से देखने पे आपको पूरा Q चार्ज दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल वैसा जैसे एक बलून है, खूब बहुत बड़ा बलून है, खूब बहुत बड़ा बलून, उस पर कोई डिज़ाइन बनी है। अब बलून फूला है, आप बिल्कुल उसके पास खड़े हो तो आपको पूरे बलून की डिज़ाइन नहीं दिखाई पड़ रही। आप थोड़ा दूर जाओ, आप उससे कुछ 150 फीट दूर जाओगे, देन आपको पूरे बलून की डिज़ाइन दिखाई पड़ेगी। ऐसा कुछ पैटर्न समझ रहे हो। तो जो एक्सटीरियर पॉइंट है, उस एक्सटीरियर पॉइंट पर पूरा चार्ज आपको विजिबल होगा। आपको केवल जितना, आपको ये नहीं कि जितना आप केवल थोड़ा चार्ज देख पा रहे हो, दूर से देख रहे हो तो आप पूरा चार्ज वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर 1/4πε। ठीक है, ये तो होता है चार्ज ऑफ टोटल स्फीयर, पूरे स्फीयर में जितना चार्ज है Q अपॉन R² R कैप। क्योंकि आप एक्सटीरियर पॉइंट पर हो तो एक्सटीरियर पॉइंट से ये पूरा चार्ज स्फीयर है दिख रहा है, तो आपको वो सेंटर से वो डिस्टेंस स्मॉल r आपकी वहाँ पर आ जाएगी। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा हो जाएगा कि इसमें स्मॉल r रहेगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्मॉल r आपको दिखाई पड़ रहा है, स्मॉल r²। अगर आप पॉइंट P से चलते चलते इस स्फीयर की सरफेस पे आके बैठ जाओ, तो सरफेस बैठने का मतलब है अब आप सेंटर से कितनी दूरी पर हो, आप सेंटर से उतनी दूरी पर जितनी दूरी का रेडियस है। तो आप सेंटर पे R दूरी पर हो, तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा उसमें R² यहाँ पर आ जाएगा। तो Q अपॉन R² यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, पहले जब आप दूर थे तो आप स्मॉल r दूरी पे, जब आप सरफेस पे आ गए तो आपका स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया, तो फॉर्मूले में भी कैपिटल R² हो गया। अब केस बगड़ता कहाँ से, केस कहाँ से, टेक्निकलिटी कहाँ से आती है, जब आप किसी इंटीरियर पॉइंट पे आ जाते हो। इंटीरियर पॉइंट का मतलब है अब आप क्या कर रहे हो, अब आप स्फीयर के अंदर आ गए। तो अब आप मान लो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P पे आ गए। अब जो पॉइंट P है, यहाँ से जो सेंटर की दूरी है वो कुछ और हो जाएगी। भाई रेडियस क्या था, अगर आपको पॉइंट पेरिफेरी पे होता तो सेंटर से दूरी कैपिटल R थी। अगर आप कहीं बाहर हो तो सेंटर से दूरी स्मॉल r है। लेकिन अब तो आप स्फीयर के अंदर हो तो सेंटर की दूरी आपसे कुछ और हो गई है, मान लो वो हो गई है R1 हो गई है। तो अब आप अंदर हो। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप कोई गॉसियन सरफेस यहाँ से खींचोगे, इस तरह से कोई गॉसियन सरफेस खींचोगे, तो जो गॉसियन सरफेस होगी वो केवल जितने चार्ज घेरे हैं उसी के बारे में बात करेगी। जो चार्ज इस स्फीयर के आपके गॉसियन सरफेस से बाहर हो गए हैं, गॉस लॉ उसकी बात नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके किसी इंटीरियर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो ऐसे आएगा, E = ρ/3ε0। देखिए पहले फॉर्मूले तो वही थे,
Q अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन के साथ में जैसा कि होता है। लेकिन अब जब आप इंटीरियर पॉइंट पे आओगे बच्चों तो ध्यान रखना आपका फॉर्मूला हो जाएगा रो टाइम 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। तो यहाँ बाकी केस में क्या होता है 1/r स्क्वायर होता है या 1/R स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट या तो बाहर हो या सरफेस पे हो। लेकिन जैसे आप स्फीयर के अंदर आते हो तो ई प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है R1 के। ई प्रोपोर्शनल हो जाता है R1 के, यानी कि इंटीरियर पॉइंट के अंदर में प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। तो अभी तक क्या थी ई और डिस्टेंस 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में था, इंटीरियर पॉइंट में ई प्रोपोर्शनल हो जाता है R1 के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे जुड़ा हुआ आपके पास ये डायग्राम है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप सेंटर पे हो तो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है या बहुत कम चार्ज है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो आपने एक एक्सिस प्लॉट किया है, ये एक्स एक्सिस जो है डिस्टेंस का है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का है। अब हम जरा बाहर होते हैं, आप जो पॉइंट आर है यहाँ पे हो, आप सेंटर से आर दूरी पर हो, किसी पॉइंट पी पर आर दूरी पर हो, तो यहाँ रिलेशन क्या होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इस 1/r स्क्वायर की वजह से क्वाड्रेटिक किस्म की ग्राफ है, तो आपका ग्राफ इस तरह से होगा, ऐसे एक लोच खाता हुआ ऐसे इस तरह ग्राफ है, हल्का सा बेंड होता हुआ ग्राफ है 1/r स्क्वायर की वजह से। आप यहाँ आ गए सरफेस पर, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जब दूर थे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर थी, पास आए थोड़ा और बढ़ी, पास आए थोड़ा और बढ़ी, पास आए थोड़ा और बढ़ी, यहाँ आए तो सबसे ज़्यादा हो गई। लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जब अंदर जाओगे तो गॉस लॉ के हिसाब से अंदर किसी पॉइंट पर केवल इतने ही चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप महसूस कर रहे होगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे से अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फॉर्मूले के हिसाब से आर कम होता जाएगा। जब आप यहाँ जाओगे चार्ज और कम हो जाएंगे, यहाँ पहुँचोगे तो और चार्ज गिरेंगे, यहाँ पहुँचोगे तो और कम चार्ज गिरेंगे, यहाँ पहुँचोगे तो और कम चार्ज गिरेंगे। या ऐसे देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू आर है, थोड़ा आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, लीनियरली बढ़ी, थोड़ा और आगे पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ी, थोड़ा और आगे पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ी, यहाँ मैक्सिमम हो गई। इसके बाद आगे बढ़े तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के हिसाब से घटना शुरू हुई और इस तरह से घटती चली गई। तो आपको ये देखना है कि इस स्फीयर के बीच वाले हिस्से में ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है और बाहर वाले हिस्से में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। दिस इज़ अ वेरी नाइस फाइंडिंग ऑफ दिस गॉस लॉ और दिस सॉलिड स्फीयर। इसी का एक और वर्जन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास स्फेरिकल शेल हो तब क्या होगा, मतलब सॉलिड स्फीयर नहीं है बल्कि खोखला स्फीयर है। अब खैर उसको तो यहाँ नहीं बना पाए, आप समझे कि ये खोखला स्फीयर है, जैसे टेनिस की बॉल होती है अंदर से खोखली होती है, सिर्फ मोटी प्लास्टिक होती है ना, वैसा। तो हमने पढ़ा है कि फॉर द चार्ज स्फेरिकल शेल ऑल चार्जेस रेस्ट ऑन द सरफेस नॉट विद इन द शेल। चूँकि शेल है सारे चार्जेस इसकी सतह पर ही रहेंगे, कोई भी चार्ज जो है वो इसके भीतर नहीं रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर खोखला हिस्सा है। गॉस लॉ ये कहता है कि जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। भाई देखो मान लो एक जगह है यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ हमने गॉसियन सरफेस बनाया भी तो इससे बाहर निकलता हुआ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस गॉसियन इस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन चार्ज चूँकि सरफेस पे है तो इससे बाहर जाओगे तो अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखोगे इस जगह पर तो आपको इसकी स्फीयर के सरफेस पे सारे चार्ज दिखाई पड़ेंगे। इन चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन भी दिखाई पड़ेगी और उस इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, पूरा गॉस लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे खास बात यही है कि बिहेवियर वही है कि जैसे आप बाहर जाओगे तो ई प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर की, जैसा कि होता है। लेकिन विद इन द गॉसियन विद इन द स्फेरिकल सेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, इंटीरियर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आउटसाइड ऑफ द शेल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ पर सरफेस पे जाओगे तो आप बस खाली R स्मॉल r को कैपिटल R से कर दो। तो ये सारा केस वैसा ही है जैसा कि सॉलिड स्फीयर केस में था, लेकिन बस खाली अंतर इतना है कि अब चूंकि स्फेरिकल शेल है तो शेल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 0 हो जाएगी। तो आपके ग्राफ में जो पहले लीनियरली डिक्रीज कर रहा था वो किस केस में था, जब आपका सॉलिड था। जो कि सॉलिड नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा सरफेस मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे भीतर प्रवेश करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, अंदर जलते रहोगे 0 ही रहेगा, फिर सरफेस मिलेगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर से वो डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्फेरिकल सेल। जब आप उसमें एक सिरे से जाओ डायगनली पार करते हुए इसको
दूसरी तरफ से निकल जाओ, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ घट रही है, यहाँ घट रही है, यहाँ तो खैर जीरो ही हो चुकी है। तो इस तरह से आपने दो केस पढ़े हैं गॉस लॉ के बारे में। एक तो उसका सॉलिड स्फीयर का केस पढ़ा है और दूसरा स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद हम लोग अगली बात जो पढ़ेंगे वो होगी किसी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर किसी सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कैपेसिटर के केस में कैसे होता है। ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।